नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज की इसके वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू हॉलो ऑर्गन्स और बिटवीन ए हॉलो ऑर्गन एंड स्किन। तो ये क्वेश्चन हमने एक और वीडियो में डिस्कशन कर रखा था। तो इसमें फिस्टुला और हमारा फिशर और एक हेमरॉइड, तीन चीज़ों का डिस्कशन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कर लूँ। तो फिस्टुला क्या है? दो ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, यानी कि ये क्या है कि अब नॉर्मल कम्युनिकेशन, एक जुड़ाव हो जाता है दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए आपका इंटेस्टाइन आते हैं, उसमें फीसेज वगैरह होती हैं, यानी स्टूल होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपका जो है उनका काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को आउट करना। लेकिन वो अगर दूसरे ऑर्गन से, दूसरे पार्ट से अगर जुड़ जाते हैं तो वो फिर वहाँ से पास होने लगेंगे, जो कि एक बीमारी है, एबनॉर्मल कंडीशन है, सही चीज़ नहीं है। तो यही है कि फिस्टुला में यही होता है कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिस्टुला है। फिशर क्या होता है कि उसमें टीयर हो जाता है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से, ज़्यादातर ये एनल रीजन में होता है, यानी कि आपके लैट्रिन वाले रास्ते में के आसपास होता है, ठीक है। तो एनस है, रेक्टम, तो इसके आसपास एरिया में क्या होता है कि टीयर हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे ओपनिंग हो जाता है, फट जाता है, तो वो हमारा फिशर होता है। और आपका हेमरॉइड क्या है? तो क्या होता है कि वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर वो स्वेल कर जाता है। ये भी हमारे एनस और रेक्टम रीजन में, ठीक है, यानी रेक्टम वाले रीजन में और एनल कैनाल में होता है। तो हेमरॉइड क्या है? तो इन्फ्लेम्ड एंड स्वोलन वेन इन द रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये आप समझ गए। फिशर क्या है? तो एबनॉर्मल टीयरिंग है, ठीक। और फिस्टुला क्या है? तो एबनॉर्मल कनेक्शन है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है दो ऑर्गन्स के बीच में या फिर किसी ऑर्गन और स्किन के बीच में। तो ये तीनों बातें आप एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर पोजिशनिंग ड्यूरिंग सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यानी कि सही से पोजिशनिंग करना सर्जरी के टाइम क्यों जरूरी है? तो पहला है प्रिवेंट्स प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस, यानी प्रेशर कम करने के लिए। एड्स कंफर्ट, यानी कि मरीज जो है वो आराम से रहे, एक कंफर्ट जोन में रहे। अप्रोप्रिएट एक्सेस टू द सर्जिकल साइट, यानी कि जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है वो अच्छे से एक्सपोज हो पाए, दिख पाए। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही सही ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आपको जो है प्रेशर भी कम करने के लिए मरीज भी एक कंफर्टेबल जोन में हो और अच्छे से एक्सपोज भी हो पाए सर्जिकल साइट। इसीलिए क्या करते हैं कि प्रॉपर पोजीशनिंग जो है करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेशेंट्स बोनी प्रोमिनेंस एट द एल्बो हील्स आर सपोर्टेड व्हाइल पोजीशनिंग यूजिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर कभी भी सर्जरी के लिए पोजीशनिंग की जाती है, चाहे वो लेटरल हो या प्रोन हो या सुपाइन हो, ठीक है, तो उसमें जहाँ जहाँ हड्डीनुमा स्ट्रक्चर होता है, बोनी प्रोमिनेंस है, वहाँ पे क्या करते हैं कि प्रेशर को कम करने के लिए वहाँ पे कॉटन या फिर कुछ पिल्लो वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एल्बो के पास, हील के पास आपको जो है क्या यूज किया जाता है प्रेशर को कम करने के लिए? तो हमारा पहला ऑप्शन है पिल्लो, दूसरा डोनट पैड्स, तीसरा आर्म स्ट्रैप और चौथा है बोर्ड। तो इसमें राइट आंसर होगा डोनट पैड्स। डोनट पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। बोनी प्रोमिनेंस जो हमारे हैं, यानी हड्डी कहाँ पे? आपके एल्बो में, आपका जो हील है वहाँ पे भार कम पड़े, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए डोनट पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ए जनरल सर्जरी ओटी, यानी कि कोई ओटी है, ठीक है, कोई क्या है, मान के चलिए आप जो है जनरल ओटी, ठीक है, माइनर, मेजर, जनरल ओटी होते हैं। तो जनरल ओटी का साइज कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 18 फीट इंटू 20 फीट, दूसरा है 18 फीट इंटू 24 फीट, तीसरा है 18 फीट इंटू 22 फीट और चौथा है 16 फीट इंटू 20 फीट। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 18 फीट इंटू 20 फीट होना चाहिए, 18-20। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी शेड्यूल्ड इन एडवांस एज इट इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी
इज कॉल्ड एनेस्थीसिया द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन। यानी कि आपके जो है पहले से डिसाइड है कि किसी महिला का सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करना है, तो उसके लिए कौन सा एनेस्थीसिया चुनेंगे, ठीक है, कौन सा सही एनेस्थीसिया होगा। क्योंकि इमरजेंसी में आप जो भी एनेस्थीसिया दे अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इलेक्टिव ओटी अगर हो रही है, अगर उनका डेट डिसाइड है कि उस डेट पे उनका जो है ऑपरेशन से बच्चा डिलीवर करवाना है, तो उसके लिए कौन सा एनेस्थीसिया प्रेफर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा स्पाइनल एनेस्थीसिया, तीसरा रीजनल नर्व ब्लॉक और चौथा है लोकल एनेस्थीसिया। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, जो कि मेनली सब एरेक्नोइड स्पेस में जो है इसमें मेडिकेशन दिया जाता है। और आपका जो लोअर लिम्ब है, यानी कमर से नीचे का जो रीजन है, कमर के आसपास का जो रीजन है, वो सुन्न हो जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया आप याद रखिए। इसमें मेनली ड्रग्स जो है वो एनाविन हेवी और फेंटा मिक्स करके दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज्ड टू डिलीवर एनेस्थीसिया मेडिकेशंस इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय सेटिंग ड्रॉप्स पर मिनट इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है कि एक डिवाइस, एक मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया के मेडिसिन को, मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए, वो भी क्या है कंट्रोल्ड मैनर में। जैसे 1 घंटे में आपका जो है 10 ml ड्रग जो है 10 ml मेडिसिन जो है वो डिलीवर करना है मेडिसिन मरीज को, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक मशीन का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बॉयल सेपरेटर्स, दूसरा ऑफ पंप डिवाइसेस, तीसरा आपका इन्फ्यूजन पंप है और चौथा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि इन्फ्यूजन पंप, जिसे कि आप सिरिंज पंप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मशीन है वो एक टाइम इंटरवल में, एक समय अंतराल में सीमित, जितना आपने एक फिक्स किया हुआ है कि इतना अमाउंट में ड्रग डिलीवर करना है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही मददगार होता है कि आपको 1 घंटे में अगर 10 ml ड्रग एडमिनिस्टर करना है हर एक घंटे में, तो आपको जो है ये एक सही मात्रा में डिलीवर करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, चाहे मशीन है, जिसका इस्तेमाल अक्सर आईसीयू वगैरह में, ओटीज वगैरह में या फिर वार्ड्स में किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म दैट डिस्क्राइब्स डिसइंफेक्शन कैन किल बैक्टीरिया। आपको एक टर्म आइडेंटिफाई करना है जिसमें बैक्टीरिया का डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है बैक्टीरियोस्टेटिक, दूसरा बैक्टीरियोसाइडल और तीसरा पैथोजेनिक और चौथा है एसेप्टिक। तो इसमें राइट आंसर होगा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरिया को किल करना क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, तो राइट आंसर होगा बैक्टीरियोसाइडल, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज। यानी कि जो ये आजकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, तो उससे बचाव कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे मेन जो आपका टेक्निक है वो क्या है, तो पहला है हैंड हाइजीन, दूसरा यूज ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, तीसरा यूज ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन, चौथा है स्टेरिलाइजेशन। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हैंड हाइजीन, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, किसी मरीज के कांटेक्ट में आने से पहले और मरीज के कांटेक्ट में आने के बाद भी आपको अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करना होगा, तभी आप इन्फेक्शन का जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है एक बीमारी का दूसरे लोगों को होना, तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि डिजीज कॉज करने वाले, डिजीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एब्सेंट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एरोबिक, दूसरा ऑप्शन है एनेरोबिक, तीसरा एसेप्सिस और चौथा है बैक्टीरियोस्टेटिक। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फ्रॉम अ डायग्नोसिस और थेराप्यूटिक प्रोसीजर इज टर्म्ड। यानी कि कोई मरीज आता है हॉस्पिटल में और उसको क्या होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया। मेनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए नोजोकोमियल इन्फेक्शन टर्म का यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक और टर्म ऐड है कि जांच पड़ताल के दौरान या फिर यानी डायग्नोसिस के टाइम या उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई थेरेपी दिया जा रहा है, उस टाइम में अगर मरीज को उस प्रोसीजर के चलते, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो चाहे थेराप्यूटिक हो, उसके कारण अगर इन्फेक्शन हुआ है, यानी हम हॉस्पिटल में गए, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, जो कि आपको जो है
एक तरीके से आसान भाषा में समझें तो देखिए, आप गए बुखार को लेकर कि हमको बुखार हो रहा है, लेकिन आपको क्या हो गया कि पैर में कोई इन्फेक्शन होने लगा बहुत ही अजीब तरह का, जो कि ट्रांसमिशन से होता है, जैसे कि लेप्रोसी है, ठीक है। तो आपको वो बीमारी जो है कैसे हुई है, हॉस्पिटल में जाने के बाद कहीं से ट्रांसमिशन हुआ है, चाहे वो डायग्नोसिस के दौरान हो, चाहे वो थेराप्यूटिक प्रोसीजर के दौरान हो, तो उसी को क्या कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, दूसरा आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, तीसरा एयरबॉर्न इन्फेक्शन और चौथा है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, जो कि ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आपके हॉस्पिटल में होता है डायग्नोसिस या थेराप्यूटिक प्रोसीजर के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट रिसाइड ऑन द सरफेस एंड डीप लेयर ऑफ स्किन इज सलाइवा एंड ओरल म्यूकोसा एंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट दैट नॉट कॉज डिजीज, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे स्किन के अंदर, सलाइवा में, या फिर कहें तो आपके इंटेस्टाइन आंतों में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारी का कारण नहीं होते हैं, बीमारी कॉज नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैथोजेन, दूसरा वेक्टर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है नॉर्मल फ्लोरा, चौथा है फेगोसाइट। तो राइट आंसर होगा नॉर्मल फ्लोरा। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पेशेंट इज ऑन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रिकॉशन व्हाट शुड द पेशेंट एंड अदर्स वियर बिफोर ही इज ट्रांसपोर्टेड। यानी किसी मरीज को ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो कि ड्रॉपलेट से, यानी छींकने से या फिर नाक से, जो देखते हैं सर्दी होता है तो छींकेंगे तो नाक से थोड़े बहुत ड्रॉप जो होते हैं, बूंदे जो हैं इधर उधर फैल जाती हैं, तो वैसा इन्फेक्शन है जो कि ड्रॉप से फैल सके। तो उस टाइम में मरीज को और जो आसपास के लोग हैं उनको अपना बचाव किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें क्या पहनना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो पहला ऑप्शन है मास्क, दूसरा है गाउन, तीसरा है ग्लव्स और चौथा है गॉगल्स। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मास्क। मास्क पहनना होगा जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इलनेस इज कॉल्ड। यानी कि किसी को कोई बीमारी हो रखी है, उसके बाद उनके शरीर में इम्यूनिटी आई है, ठीक है, उस बीमारी के चलते बाद में, तो उसको क्या कहते हैं इस तरह की इम्यूनिटी को। तो पहला है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, तीसरा है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, चौथा है पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का आप जो है राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो डिस्कशन करूँगी। तो आप लोग इसे सर्च करिए, आपको पता है तो कमेंट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस कुड बी यूज्ड व्हेन प्लेसिंग अ पेशेंट इन द ऑपरेटिव पोजीशन फॉर अ थायराइडेक्टमी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है कौन सा डिवाइस यूज करना होता है जब आप मरीज को ऑपरेशन के लिए टेबल पे लिटा चुके हैं और थायराइडेक्टमी के लिए उनका पोजीशन बना रहे होते हैं। तो पहला है शोल्डर रोल, दूसरा है चार्ट रोल, तीसरा बीन बैग, चौथा है एक्सिलरीज रोल। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा, तो इसमें होगा आपका शोल्डर रोल, यानी कंधे के पास जो है वहाँ पे रोल लगा देते हैं, गर्दन के पास रख देते हैं ताकि वहाँ जो है रोज पोजीशन अच्छे से बन सके, नेक जो है एक्सटेंड हो सके, ताकि थायराइड रिमूवल सर्जरी जो है वो अच्छे से हो सके। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रही टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।